आ, चलिए दोस्तों, चर्चा शुरू करते हैं। हम लोग डीपीएसपी का जो लास्ट टॉपिक है हमारा, और डीपीएसपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, जिसको हम समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता भी कहते हैं। दोस्तों, आज़ादी के बाद से लेके वर्तमान तक, अभी तक भी हम बात करें तो ये लगातार एक चर्चा का विषय बना रहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। संविधान सभा में इस बात की बहस चली थी कि भाई हमारा देश जब सेकुलर है तो सेकुलर स्टेट में सभी धर्मों के लिए एक सा कानून होना चाहिए, एक से नियम होने चाहिए। दुनिया के अगर हम सभी देशों को देखें तो मोस्टली अगर हम धर्म संबंधित मामलों में बात करें तो तीन तरह के आपको देश देखने को मिलेंगे। एक नास्तिक राज्य, जो हम लोग एथिस्ट जिनको हम बोलते हैं, एथिक्स स्टेट्स, जैसे आपका जितने भी आपके कम्युनिस्ट जो कंट्रीज हैं उन सबको, जैसे चीन है, नॉर्थ कोरिया है, क्यूबा है, इन कंट्री को, यूएसआर, ये सब कंट्री आपके एथिक्स स्टेट जो धर्म को मानते ही नहीं है। तो वहां तो दोस्तों कोई इश्यू ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब धर्म को मानते नहीं है तो कानून से धर्म का कोई रिश्ता ही नहीं है, तो कानून एक ही होगा। लेकिन इसके अलावा हम देखें तो एक धर्म संबंधी जो राज्यों को देखेंगे, जिनको हम थोरेसी स्टेट्स बोलते हैं, थोरेसी जो स्टेट्स हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, इस तरह के जो कंट्रीज हैं, वहां भी हम दोस्तों देखेंगे सभी के लिए एक सा कानून है। और इसके अलावा हम सेकुलर स्टेट, तीसरी कैटेगरी सेकुलर स्टेट, जैसे अमेरिका है, ये सब सेकुलर स्टेट है, मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं। यहां भी दोस्तों आप देखेंगे सभी रिलीजन के लिए एक ही धर्म, एक ही लॉ है, एक ही कानून है। लेकिन जब हम भारत में आते हैं, भारत एक सेकुलर स्टेट है, यहां पर क्या होता है कि यहां पर एक कानून नहीं है। तो मांग क्या है, कानून क्या नहीं है, क्या विषय है। और देखिए वर्ड यूज किया गया समान सिविल संहिता। हम देखते हैं कि जितने मामले होते हैं तो दो तरह के मामले होते हैं। जब कोर्ट में जाते हैं तो दो तरह के मामले, वाद, केस, मामले, एक तो क्रिमिनल केस और एक सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर और सिविल मैटर। तो आइए इस पूरे विषय को दोस्त समझने का प्रयास करते हैं। क्रिमिनल मैटर में तो सब एक ही है, लेकिन सिविल मैटर में क्या होता है, कुछ अंतर, कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो इसी मुद्दे को आज हम समझते हैं कि ये मुद्दा है क्या आखिर, और यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में क्या बातें हैं, अपोजिशन में क्या बातें हैं, इसको पूरा डिटेल समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए बात करते हैं यूसीसी की। दोस्तों डीपीएसपी के आर्टिकल 44 में दोस्तों दिया गया है, और हम देखें आर्टिकल 44 ये कहता है कि राज्य की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, राज्य की जिम्मेदारी होगी कि राज्य क्या करे, समान सिविल संहिता को लागू करे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि संविधान सभा में ऑलरेडी चर्चा थी, लेकिन तत्कालीन कुछ ऐसी परिस्थितियां थी, ऐसे हालात थे, माना गया एक काम करते हैं, इसको अभी ना लागू कर बाद में इसको हम क्या करेंगे, लागू कर देंगे। हालांकि आप जानते हैं खुद बाबा साहेब अंबेडकर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में थे। वो चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना आना चाहिए। जब हिंदू विवाह अधिनियम आया तो कहते थे उसी के साथ साथ आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आना चाहिए। उसी बात को लेकर काफी गहमा गहमी भी मंत्रिपरिषद के अंदर भी, प्रधानमंत्री जी से भी उनका काफी टकराव हुआ था, लेकिन उस समय नहीं लाया गया। और लगातार उसके बाद से हमेशा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चलती रहती है। डीपीएसपी ऑलरेडी है क्या दोस्तों, डीपीएसपी क्या है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक में दिए गए हैं। और मैंने आपको बताया था पहले भी कि डीपीएसपी जो है उसका सिंपल सा मोटिव क्या है कि राज्य को दिए गए एक निर्देश हैं, एक डायरेक्शंस हैं कि आपको इनको क्या करना है, लागू करना है। जब हो जाए तब आपको क्या करना है, लागू करना है। जब आप देखें कि देश में माहौल अच्छा है, इस तरह की चीजें हैं, तो आप उसको लागू करें। बहुत सारे डीपीएसपी लागू भी किए गए हैं, जैसे हम पंचायतों की बात करें, लागू किए गए हैं, और बहुत सारे कानून के माध्यम से बहुत सारे डीपीएसपी के लागू भी किए गए हैं। लेकिन यूसीसी हमेशा चर्चा में रहता है। तो आइए इसको जाने क्या है यूसीसी, आखिर है क्या। तो समान नागरिक संहिता की अगर हम बात करते हैं तो विभिन्न समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के जो कानून हैं उसमें एक रूपता लाना, यानी कि यूनिफॉर्मिटी लाना। अब ये बात थोड़ा समझेंगे आप कब, जब आप थोड़ा सा मामलों को समझेंगे। देखिए दोस्तों, मामले जो होते हैं, एक तो क्रिमिनल मैटर होते हैं, एक सिविल मैटर होते हैं। क्रिमिनल मैटर में कोई भी रिलीजन हो, सब एक समान है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जियोस हो, कोई भी हो, सब इक्वल है, सबके लिए एक से लॉ चलते हैं। लेकिन सिविल मैटर में भी अगर हम बात करते हैं तो सिविल मैटर में बेटा दो तरह के मैटर हैं। एक तो पब्लिक रिलेटेड मैटर, सार्वजनिक रिलेटेड मैटर, या हम सोसाइटी रिलेटेड मैटर,
और दूसरे हैं जो हमारी पर्सनल निजी लाइफ या व्यक्तिगत लाइफ से संबंधित होते हैं। यहां दोस्तों जो सार्वजनिक मैटर में सिविल मामले हैं, यहां तो सबके लिए एक से कानून है, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनमें एक कानून है। लेकिन बात क्या है बेटो, यहां पर बात है कि जो व्यक्तिगत या निजी मामलों में जो आपके कानून होने चाहिए उनमें विभिन्नता है, उनमें अलग अलग है। हम बात करें कि जो सिविल मामलों में भी अगर हम देखें तो कौन कौन से मैटर ऐसे हैं जहां पर सभी रिलीजन के लिए एक ही मामले होते हैं। क्रिमिनल का तो बिल्कुल अलग हो गया। अब मैं सिविल की बात कर रहा हूं। सिविल को दो कैटेगरी में बांट दिया मैंने, समाज और दूसरा आपका निजी मामले। तो समाज के कौन कौन से मामले हैं, जैसे हम देखें तो भारतीय अनुबंध अधिनियम, बट इंग्लिश में लिखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नागरिक प्रक्रिया संहिता, माल बिक्री अधिनियम, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, भागीदारी अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम आदि। ये बेटा बहुत सारे ऐसे केस हैं, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जहां पर हर रिलीजन के लिए एक से कानून है। लेकिन बात क्या है, तीन मामले में बेसिकली, तीन मामले क्या क्या, अगर हम तीन मामलों की बात कर रहे हैं, जो भी मैंने आपसे दोस्तों चर्चा की, तीन मामलों में यानी कि हम बात करें जो हम सार्वजनिक निजी मामलों में बात कर रहे हैं, निजी मामलों में, तो निजी मामले बेटा मैंने बोला, एक तो हम बोलेंगे कि उत्तराधिकार संबंधित मामले, यानी कि आपका उत्तराधिकार कि मेरा सक्सेसर कौन होगा। दूसरा आपका संपत्ति ट्रांसफर का मामला कि मेरे बाद मेरी संपत्ति का मालिक कौन होगा। और तीसरा विवाह और तलाक का मामला। तो ये तीन मामलों में क्या है, इसमें सिमिलरिटी, हम ये यूनिफॉर्मिटी लाना, एक रूपता लाना, यही क्या है आपका, इसी की मांग है, इसी को लेकर मांग है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी है क्या बेटा, वर्तमान में हम बात करें, वर्तमान में बेटा इसी निजी मैटर के लिए, यानी कि सिविल में निजी मैटर के लिए पर्सनल लॉ है, कुछ व्यक्तिगत कानून यानी कि निजी मामलों के लिए पर्सनल कानून बने हुए हैं। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू है, शरिया कानून 1937 लागू है, ईसाई विवाह अधिनियम 1872 और पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम 1936 और यहूदी विवाह। दोस्तों जब हम हिंदू विवाह की बात करते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम, हालांकि मैं आपको थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में भी लेके जाऊं दोस्तों, 1835 में ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, यानी कि जब उसी समय ब्रिटिश के समय में भी जब आपका लॉ कमीशन बनाया गया था, और लॉ कमीशन का काम ही यही था कि जितने भी भारत के अंदर अलग अलग कानून हैं इनको मिला के एक कर दिया जाए, एक बनाया जाए, इसके लिए लॉ कमीशन बनाया गया था। उसके बाद उससे कमेटी बनी, उस कमेटी ने सुझाव ये दिया कि भाई हिंदू और मुस्लिम को एक साथ हम मर्ज नहीं कर सकते, इनके लिए अलग अलग पर्सनल लॉ होने चाहिए, और केवल हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं, बाकी जो अन्य रिलीजन है उनके लिए भी लॉ अलग अलग होने चाहिए। उसके बाद हम देखें तो बाद में होता क्या है कि ब्रिटिश के ऊपर, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनता है और 1941 में ही एक आपकी कमेटी बनाई जाती है, इसीलिए कि सबको एक कानून बनाया जाए। लेकिन उस कमेटी की भी मांग को समय लागू नहीं किया जाता। फिर बाद में दोस्तों संविधान जब आपका लागू हो जाता है, संविधान लागू होने के बाद हिंदू विवाह अधिनियम आपका पास होता है 1955 में, जो 1956 से लागू हो जाता है। अब नाम तो इसका हिंदू है, लेकिन इसको रियलिटी में देखा जाए तो हिंदू ना कहा जाए, केवल हिंदू से, यानी कि हम ये ना लें कि हिंदू मतलब जो सनातनी, उनसे ना लिया जाए। हिंदू का मतलब यहां पर लिया गया कि जो भारत से जुड़े हुए जो धर्म हैं, जिनकी काफी चीजें मैच करती हैं, मिलती हैं, उन सबको लिया गया। जैसे सिख, जैन और बौद्ध, वो बेटा हिंदू में इसी हिंदू विवाह अधिनियम से क्या कह दिया गया कि वो इसी हिंदू विवाह अधिनियम से क्या होंगे, शासित होंगे। तो सिविल मैटर में जो निजी मामले हैं उनमें बेटा ये तीनों चारों क्या होंगे, धर्म के लोग और लेडी क्या होंगे, सी का पार्ट होंगे, इसी के थ्रू क्या होगा, उनके सारे निजी मैटर देखे जाएंगे। शरिया कानून दोस्तों 1937 का है, ये लागू है। ये बेटा मुस्लिम वर्ग के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये लागू है। अब बहुत सारे बेटा ऐसे मुस्लिम लॉ के अंदर हम देखें तो शरिया लॉ के अंदर बहुत सारे ऐसे कानून हैं, जैसे हम ट्रिपल तलाक की बात करें, आप तो जानते हैं वो रहा नहीं, और ट्रिपल तलाक के भी बेटा बहुत सारे भाग हैं, जिसमें से एक पार्ट खत्म हुआ है जो भी आपको रिसेंटली सरकार ने इसके लिए कानून बनाया, तलाक की बिद्दत, उसको समाप्त किया गया। उसके बाद हम दोस्तों बात करें और भी, जैसे 4 शादियों का विवाह है, इसके बारे में बात करें, और भी बेटा बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसको लेकर क्या होता है, एक विवाद बना रहता है। एक जैसे शादी की उम्र को लेकर, भाई शरिया लॉ ये कहता है कि जब मुस्लिम महिला, मुस्लिम जो
लड़की है, अगर वो क्या हो जाती है, युवा हो जाती है, अब युवा होने के यानी कि यौवन आने के बाद वो शादी कर सकती है। अब युवा होने की एज क्या है इसके बारे में नहीं लिखा है। तो इस तरह के कुछ शरिया लॉ के ऊपर क्वेश्चन उठते रहते हैं। ये सब मामले महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध में है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 21 है, कोई भी आप देखें तो आर्टिकल 15 क्या कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और वहीं आर्टिकल 15(3) ये कहता है कि भाई महिलाओं और बच्चों के लिए, वीमेन एंड चाइल्ड्स के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन स्टेट कर सकता है। फिर आर्टिकल 21 को देखें, आर्टिकल 21 भारत के हर नागरिक को एक डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार देता है। तो भाई महिलाओं की डिग्निटी को लेकर क्वेश्चन उठता है कि भाई इस तरह से क्यों नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक से लो होना चाहिए। ऐसे बेटा आपका ईसाई विवाह अधिनियम 1872, ये भी एक कानून चल रहा है। हालांकि एक बड़ी कमाल की बात इसमें यह है कि ईसाई विवाह अधिनियम को लेकर यह माना जाता है, मैं अलग अलग कानून तो बता नहीं पाऊंगा कि वो एक अलग चर्चा होगा, उसमें हम अलग से लेक्चर ले लेंगे। ईसाई विवाह अधिनियम की जब हम बात करते हैं तो जो ईसाई विवाह अधिनियम, इसने काफी चीजों को जब देखा कि भारत में कोर्ट के केसेस आ रहे हैं, क्योंकि कई बार ईसाई विवाह अधिनियम को भी चैलेंज किया गया कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दी तो देखा यह गया कि ईसाई विवाह अधिनियम में ऑटोमेटिकली ईसाई समुदाय ने अपने अंदर खुद ही क्या कर लिया, उसके अंदर रिफॉर्म कर लिया, अपनी कमेटी बनाई, उसको चेंज कर लिया। लेकिन शरीयत लॉ में चेंज नहीं हो पाया, शरीयत लॉ में उस प्रकार के चेंजेस अब तक नहीं हो पाए हैं। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, दोस्तों ये भी एक एक्ट है। हालांकि पारसी और ज्यूस को लेकर भारत में ज्यादा चर्चा दोस्तों होती नहीं है। इसलिए नहीं होती चर्चा क्योंकि उनका नंबर काफी कम है, संख्या बहुत कम है। देखा जाए तो वे भारत में या तो हिंदू या मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन, इन्हीं तीन की बेटा आबादी ज्यादा है, तो चर्चा में ज्यादातर ये रहते हैं। अब जैसे ज्यूस का है, ज्यूस के लिए बेटा कोई कानून ही नहीं है अभी तक। हम देखें तो यहूदी, जैसे हमने कहा इन चार धर्मों के लिए अलग अलग कानून है, लेकिन यहूदी के लिए कोई कानून नहीं है। अभी जब हम देखें तो यहूदियों के लिए जो विवाह के संबंधी जो नियम चलते हैं, वो बंबई हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी थी उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 2-3 केस हैं। तो इसमें ज्यादातर केस आपका जो मुंबई हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी थी उसी डायरेक्शन से ज्यूस कम्युनिटी को क्या किया जाता है, भारत में देखा जाता है, उनके निजी मैटर को, उनके व्यक्तिगत मैटर को देखा जाता है। तो ये तो हमने दोस्तों कानूनों की बात की, यानी कि लॉ की बात की जो अलग अलग रिलीजन के हैं। मैंने आपको बैकग्राउंड में बता दिया कि BN राव समिति बनाई गई थी। न्यायालय बेटा क्या कहता है, कोर्ट क्या कहता है? कोर्ट में बेटा कई सारे केस हैं, लेकिन 3 केस अक्सर चर्चा में रहते हैं। एक तो शाह बानो केस जो आपका 1985 का केस था, 1985 का केस था। फिर आपका शर्ला मुदगलवाद, ये भी 1995 का केस था। फिर शाह बानो केस 2017 का केस। तो ये कुछ केसेस हैं। जैसे शाह बानो केस क्या था बेटा, ब्रीफ में बता रहा हूं क्योंकि बहुत डिटेल में जाना नहीं है, क्योंकि केस की चर्चा तो करनी नहीं है, केस की चर्चा फिर अलग लेक्चर में कर लेंगे, अभी शॉर्ट में। शाह बानो जो थी दोस्तों, इनके जो हस्बैंड थे वो एक वकील साहब थे, और इनको 72 इनकी एज थी तब इनको क्या किया, तलाक दे दिया गया। ये गुजारा भत्ता लेने के लिए पहुंची, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि मुझे गुजारा भत्ता दिलाया जाए, लेकिन वकील साहब ने कह दिया कि शरीयत लॉ के अंदर, जो शरिया लॉ है उसके अंदर गुजारा भत्ता देने का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि CRPC का एक सेक्शन ये कहता है कि महिलाओं के साथ अगर आप डाइवोर्स लेते हैं, तलाक देते हैं, तो उनको आपको क्या देना होगा, गुजारा भत्ता देना होगा। वो देना उनका क्या अधिकार है, लेना अधिकार है। कोर्ट ने CRPC को आधार बनाया और डिसीजन दिया, और साथ में आर्टिकल 21 का आधार बनाया, और डिसीजन क्या दिया कि भाई जो शाह बानो है उनको गुजारा भत्ता दिया जाए। लेकिन हुआ क्या, उस समय राजीव गांधी दोस्तों PM थे, प्रधानमंत्री बने थे, नए नए PM बने। तो 1985 की बात आप सोचिए, 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है, और उसके बाद आपका राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो राजीव गांधी जी जैसे ही PM बने, इसका ये केस आपका आ गया। भारत में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा प्रदर्शन हुए, और खासतौर से जो मुस्लिम पुरुष हैं उनके द्वारा उग्र प्रदर्शन किए गए। तो राजीव गांधी जी ने क्या किया, CRPC के उस सेक्शन के अंदर क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया कि नहीं भाई नाराज नहीं करना है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी थी, उस कारण उन्होंने क्या किया, उसको चेंज नहीं किया, मतलब CRPC के सेक्शन को ही चेंज कर दिया। तो ये बेटा मैटर उस समय देखा गया। इस मैटर में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई ये मामले बार बार आ रहे हैं, जो निजी मैटर है, तो इस प्रकार के मामले बार बार आ रहे हैं, तो क्यों ना UCC बना दिया जाए, UCC बनाया जाए,
तो ये बात सरकार को कहा भी, आप यूसीसी के बारे में कुछ सोचिए। डायरेक्टली कोई निर्देश आदेश जैसा नहीं दिया, लेकिन कहा कि भाई आप इस बारे में सोचिए ताकि इस तरह के मामले शांत हो, दोबारा ना आए। ऐसे भी आपका शर्ला मुदगल वाला विवाद था, 1995 में केस आया था। इसमें यह था कि शर्ला मुदगल, हालांकि ये तो एनजीओ चलाती थी, लेकिन एक महिला, मैं उनका नाम मिस कर रहा हूं, उनके पति ने क्या किया, अपना धर्म परिवर्तन कर कर, थे हिंदू, धर्म परिवर्तन कर कर एक दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी शादी कर ली क्योंकि हम जानते हैं जो शरीयत लो है वो 4 शादी करने का अधिकार देता है। तो केवल स्पेशली इसलिए धर्म बदला क्योंकि मेरे को क्या बनना है, मेरे को क्या करना है, दूसरी शादी करनी है। तो दूसरी शादी करने के लिए धर्म को क्या क्या परिवर्तन किया। मैं यहां में बात नहीं कर रहा हूं कि हम अपने अंतःकरण के अनुसार किसी धर्म को स्वीकार करें, आर्टिकल 25 बोलता है। लेकिन अगर आप किसी धर्म का फायदा लेने के लिए आप बनते, तो बात लालच हो गया ना। तो इस बात में भी कोर्ट ने कहा, अब इसमें कोर्ट ने वो डिसीजन दिया था, हालांकि जो दूसरा विवाह था उसको इनवैलिड माना था कोर्ट ने। लेकिन साथ ही बेटा क्या था, इसमें यह कहा गया कि आप यूसीसी के बारे में सोचिए, सरकार का यूसीसी के बारे में सोचिए, ये सारे मामले अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। और फिर आप जानते हैं शाहबानो केस, ये तो उत्तराखंड का केस था। उत्तराखंड कोर्ट में इन्होंने याचिका लगाई थी शाहबानो ने कि भैया मेरे को तलाक दे दिया गया है। तो उसमें उसी डिसीजन के अंदर उन्होंने असंवैधानिक घोषित किया था कि तलाक, ट्रिपल तलाक में जो तलाक बिद्दत है उसको उन्होंने क्या कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया कि ये संवैधानिक नहीं है। और संवैधानिक क्यों नहीं है आप जानते हैं, आच्छादन का सिद्धांत आर्टिकल 13 के अंदर उन्होंने ये बात बोली कि संविधान से पहला बना कोई भी कानून यदि वर्तमान हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो वह क्या होगा, नल एंड वॉइड होगा। आर्टिकल 13 की हम बात करें, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लेप्स की बात मैं कर रहा हूं, आच्छादन का सिद्धांत। उसका फिर सरकार ने कानून भी बनाया। लेकिन अब तीनों ही केस में, और भी बहुत सारे केस हैं, लेकिन मैं 3 केस का मोटा मोटा बता रहा हूं। इन तीनों ही केस में सुप्रीम कोर्ट का, न्यायपालिका कहना यह था कि भाई सरकार यूसीसी के बारे में सोचे तो तभी क्या होगा, मामला शांत होगा। ये इस प्रकार के जो निजी मैटर बार बार आते रहते हैं, ये मामले शांत होंगे। अब इसमें दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोवा एक राज्य ऐसा है जिसने अपने आप पर यूसीसी लागू किया हुआ है। हालांकि अभी कुछ और राज्यों ने, जैसे हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उनकी सरकारों ने कहा कि हम जल्दी अब यूसीसी लागू करेंगे। लेकिन अभी नेशनल यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर अभी यूसीसी नहीं है, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी तो वो पूरे देश पर लागू होगा, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी तो वो केवल उसी स्टेट से संबंधित लागू होगा। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का, अब हम बात करें यूसीसी के कुछ पक्ष में लोग हैं, कुछ विपक्ष में लोग हैं। जो पक्षकार हैं वो क्या बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष राज्य। सबसे पहले तक तो ये है कि भारत एक सेकुलर स्टेट है, जैसे मैंने आपको कहा कि दुनिया का कोई भी सेकुलर स्टेट ऐसा नहीं है। इसके अलावा जो 3 कैटेगरी मैंने आपको बताया धर्म संबंधित, तीनों कैटेगरी में असल लो है, तो भारत में दिक्कत क्यों है। एक आइडियल सेकुलर स्टेट कब बनेगा, जब हम सबके लिए एक ही ट्रीटमेंट करेंगे। अगर सबके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होगा तो आप कैसे कह सकते हैं कि सर्वधर्म संभाव, कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। इनका कहना यह है कि भाई पंथ निरपेक्ष राज्य में विधि निर्माण का जो आधार है, इनकी जो लॉ मेकिंग का जो बेस है वो धर्म नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, सोशल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट होना चाहिए। उसका सोशल और आर्थिक प्रभाव देखना चाहिए लॉ बनने का। तो लॉ बनने का धर्म का मतलब नहीं होना चाहिए, धर्म तो रहना ही नहीं चाहिए, इस बात को बोलते हैं। विश्व के अनेक बेटे में बता चुका हूं, एक धर्म वहां भी बेटे में आपको बता चुका हूं। तो ये पंथ निरपेक्ष के बारे में बोला। फिर बेटा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजंस, जैसे हम बात करें आर्टिकल 15, ये आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ऑन द बेस ऑफ रिलीजन देयर आर नॉट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। और फिर आर्टिकल 15(3) में कहा गया कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो 15(3) कहता है कि महिलाओं बच्चों के लिए कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं तो किए जाने चाहिए। फिर आर्टिकल 21 ये कहता है कि भाई हर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पुरुष हो महिला हो, और आप देखिए एलजीबीटी, अब तो उनकी बात चल रही है कि भाई एलजीबीटी को शादी का राइट मिलना चाहिए, यानी कि भाई आपका जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको भी शादी का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि माना जा रहा है कि उनका भी आर्टिकल 21 है, जीने का अधिकार है। तो जब जीने का अधिकार एलजीबीटी को भी है, पुरुष को भी है, तो महिलाओं को भी डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। ये क्या बात हुई, ट्रिपल तलाक जब चाहे दे दिया। ये क्या बात हुई, गुजारा भत्ता नहीं देंगे। ये क्या बात हुई, 4 शादियां करेंगे। तो उस तरह के मामलों को लेकर भाई महिलाओं को भी तो डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ, गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। चाहे वो हिंदू महिला हो, चाहे वो मुस्लिम महिला हो, चाहे वो क्रिश्चियन महिला हो, या कोई और महिला हो, सबको डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, सम्मान के साथ। जिसके साथ तलाक हो जाता है वो तो
व्यक्ति तो क्या करे, किसी और शादी कर लेगा, महिला कहां पर जाएगी। अब में बहुत सारे बेटा केस स्टडीज हैं, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन वो आवश्यकता नहीं है, आप खुद भी गूगल पढ़ेंगे। और मैं खास तौर से कहूंगा, जब शाहबानो वाला केस हुआ था उसमें जो दलीलें दी गई थी दोनों पक्षकार की ओर से, अगर उनको आप पढ़ लें, थोड़ा सा गूगल करके पढ़ लेंगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे मैटर मिलेंगे, आप कहेंगे वाकई में बहुत गलत है। तो भाई महिला को भी डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार, कोई पशु थोड़ी ना है कि उनके पास कोई राइट्स नहीं है, तो उनको भी राइट्स होने चाहिए। तो आर्टिकल 21 डिग्निटी के साथ। फिर हम देखें तो भारत के बेटा मौलिक कर्तव्य हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जब हम मौलिक कर्तव्यों को देखेंगे तो मौलिक कर्तव्य बेटा बहुत सारे कर्तव्य हैं। जैसे हम बात करें आर्टिकल, जो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा हूं, पहला मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का पालन करेंगे। और संविधान ये कहता है कि कोई भी महिला, उसका क्या करना है, आपको सम्मान करना है। आर्टिकल 15 आर्टिकल 21 की बात की गई है। इसके बाद हम देखें दोस्तों पांचवा, कि धर्म भाषा के आधार भेदभाव नहीं होगा, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं होगा, ये हम देखें। छठा देखें तो सामरिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझेंगे, उसका परीक्षण करेंगे हम बेटा। इसके बाद देखें आपका आठवां, देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करेंगे, ये आपका कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्यों में भी ये प्रावधान है कि आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मौलिक कर्तव्य के आधार पर परिवर्तन होने, चेंज होने चाहिए। फिर दूसरा आर्टिकल 25 की बात बोलते हैं। आर्टिकल 25 ये कहता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपने अंतःकरण के अनुसार, यानी कि जो उसके इंटरनल कॉन्शियस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। इसमें दोस्तों चार बातें हैं। किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, उसकी पब्लिकली डिक्लेरेशन कर सकता है, सार्वजनिक घोषणा कर सकता है, गर्व से कहो कि हम ये हैं। तीसरा, जिस भी धर्म को स्वीकार करता है उसके अकॉर्डिंग वो प्रैक्टिस कर सकता है, वो हज कर सकता है, वो नमाज कर सकता है, पांचों समय की कर सकता है, जो मंदिर जा सकता है, गुरुद्वारा जा सकता है, चर्च जा सकता है, पूरा उसको आजादी है। वो तिलक लगा सकता है, टोपी लगा सकता है, हाथ में कड़ा पहन सकता है ना, ठीक है ना, वो सब कुछ कर सकता है पूरा राइट से। जिसका पब्लिकली डिस्कशन हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर रहा है, उसको प्रमोट करने का भी, यानी कि उसका प्रचार करने का भी अधिकार मिला है, बिल्कुल मिला है। लेकिन वही आर्टिकल 25 के ऊपर, क्योंकि आर्टिकल 25 भी एब्सोल्यूट नहीं है। हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं सबके सब एब्सोल्यूट नहीं है, जहां दिए गए हैं, लेकिन वही उन पर युक्ति युक्त, यानी कि रैशनल क्या रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो आर्टिकल 25 ये कहता है कि अगर आवश्यकता होगी तो सामाजिक सुधार होगा, सोशल रिफॉर्म होगा। हम आर्टिकल 25 को, मैं आप पढ़ लीजिएगा बैठकर, 25 को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर सोशल रिफॉर्म सरकार करना चाहेगी, कोई भी सामाजिक सुधार करना चाहेगी, तो धर्म बीच में नहीं आएगा। तो फिर आर्टिकल 25 की अगर जो दलील देते हैं कि भाई धर्म हमको क्या करता है, अपने धर्म के अनुसार प्रैक्टिस करने का अधिकार देता है, लेकिन वो ये तो आधार नहीं देता कि आप सोशल रिफॉर्म नहीं करेंगे। जो चीजें पुरानी हो चुकी है उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यूसीसी के अभाव में विधियों का दुरुपयोग होता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे भी मैंने बोला सरला मुदगल केस तो इसी बात पर था कि भाई आपने से एक फायदा देखा, लालच देखा और आपने धर्म चेंज कर लिया। तो कहीं ना कहीं इन सब लोगों के होने का क्या हो रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, यानी कि यूज गलत हो रहा है। तो बेटा क्या आपके पक्ष वाले, एक ये भी कि राष्ट्रवादी जो भावना है उसको बल मिलेगा अगर यूसीसी आ जाता है, तो उससे क्या होगा, नेशनलिटी बढ़ेगी। देखो बेटा क्या होता है ना कि जब हम देखते हैं कि हालांकि राष्ट्र शब्द को मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं, लेकिन राष्ट्र के लिए क्या जरूरी है, एक राष्ट्रीय भावना का होना। जब हम ये कहें कि ठीक है हम अपने प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग सब कुछ करेंगे, लेकिन लॉ में तो कम से कम सब एक नजरिए से हो, लॉ में तो किसी तरह का कोई मैटर ना हो। अब यहां पर एक प्रश्न बनता है, कई बार कहते हैं कि भाई क्या सब लोग हम एक जैसे हो जाएंगे, फिर सबकी शादी विवाह भी सभी जैसे होंगे? नहीं भाई, ध्यान दीजिएगा, परंपराओं को लेकर कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जब दो व्यक्ति का संबंध निजी मैटर है, दो व्यक्ति का संबंध में विवाद होगा तब बेटा कोर्ट एंट्री करेगा। उनका संबंध बन कैसे रहा है कि वो फेरे लेके बना रहे हैं, या कबूल है के बना रहे हैं, या चर्च में जाकर एक दूसरे को चलिए, तो बेटा उसके माध्यम से करें, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो के तो रहेंगे। लो के नजरिए में वो थोड़ी जाके लो देखेगा, कोर्ट जाके देखेगा तुमने फेरे पूरे किए थे नहीं किए थे, 6 हुए थे, शादी इनवैलिड है। हालांकि फिर उसको मतलब नहीं है, वो 7 पग होते हैं, उससे मैटर होता है। लेकिन चलिए, तो जो भी प्रक्रिया उसको नहीं देखेगा, परंपराओं से मतलब नहीं है। मतलब किससे है, जब दो लोगों का मैटर विवाद योग्य बन जाए। और विवाद किससे बनेगा, उत्तराधिकार का, संपत्ति का बंटवारा, या फिर आपका
संपत्ति है संपत्ति हस्तांतरण का मामला, ये शादी विवाह का मामला। वहां पर तो परंपरा क्या है कि जो शादियां चल रही हैं, गुड़चड़ी हो रही हैं, जो भी वो जुगत, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उनको वो जुगत रखा जाएगा। तो बात ये थी कि एक रूपता आएगी। तो जब एक जैसा लो होगा तो ट्रीटमेंट सबके लिए एक जैसा होगा, तो उससे क्या होता है, नेशनलिटी की फीलिंग आएगी। सब अलग अलग नहीं, सब एक रूप में, यानी कि लोक निजों सब लोग समान होंगे। आर्टिकल 14 यही कहता है कि लोक निजों सब समान होंगे। कानून में बेटा सरलता होगी। जो इस प्रकार के कानून है बहुत जटिल हो रखे हैं, उनमें क्या है, आपका समानता होगी। कुछ बेटा क्या करते हैं, यूसीसी के विपक्ष में भी लोग हैं, विरोध भी करते हैं कि यूसीसी नहीं होना चाहिए। इसमें सबसे पहला तर्क तो क्या है, राजनीति, कि एक्चुअली ये राजनीति है, ये पॉलिटिक्स है इसमें, और ये कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिकता है उसके संदर्भ में देखा जाता है। ये सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिकता फलाने के कारण हो रहा है, जो फलाना वर्ग के, एक वर्ग के लोग हैं वो उसको सेलिब्रेट करते हैं, उस माध्यम से, यानी कि पॉलिटिक्स। वोट बैंक की राजनीति भी, जैसे राजीव गांधी जी का मामला था कि शाहबानो केस के अंदर उन्होंने नहीं लिया, स्टेप नहीं लिया, और लिया भी तो क्या स्टेप लिया कि सीआरपीसी चेंज करा दी, उसका वो सेक्शन ही चेंज करा दिया। तो ये कहीं ना कहीं उस पर क्या दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगाता है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स है। कुछ लोग कहना ये है कि जो आपका मेजोरिटी की जो सोच है, ये बहुसंख्यकवाद, ये नया चला है मुद्दा कि भाई माइनॉरिटी को अपने अकॉर्डिंग लॉ चलाने का अधिकार होना चाहिए। 90s के बाद बेटा जब हम देखेंगे कि आपका महिला, ये जो बहुसंख्यकवाद है, ये 90s के बाद चली है। तो कहीं ना कहीं बहुसंख्यकवाद को थोपने की बात है। लेकिन यहां पर बेटा इसका तर्क भी दिया था कि नहीं, बहुसंख्यकवाद को थोपने की क्या बात है, हम तो लॉ की बात कर रहे हैं। लॉ में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्या होना चाहिए। परंपराओं पे तो कोई नहीं अटैक हो रहा है, परंपराओं को बदलने की बात नहीं हो रही, परंपराएं तो जो कि तू है, परंपरा में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लॉ तो एक होना चाहिए। इसका लोग तर्क उल्टा भी देते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आर्टिकल 25 क्या देता है कि हमको क्या देता है, आर्टिकल 25 कि सभी धर्मों को अपने अपने धर्म के अनुसार प्रैक्टिस करने का अधिकार होगा। यह चर्चा मैं आपको बता ही चुका हूं। आर्टिकल 14 का भी तर्क दिया जाता है, क्योंकि आर्टिकल 14 में दोस्तों दो शब्दावली प्रयोग की गई है। अब आर्टिकल 14 का आप पक्ष में भी यूज कर सकते हैं, विपक्ष में भी यूज कर सकते हैं। पक्ष में क्या है कि विधि के समक्ष समानता, और दूसरी शब्दावली विधि का समान संरक्षण, यानी कि लोग के नजर में तो क्या है, सभी लोग इक्वल हैं। ये पहली आर्टिकल 14 की शब्दावली बोलती है। और दूसरी क्या बोलती है कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट क्लासिफिकेशन जरूरी है, क्लासिफिकेशन किया जाएगा। समान परिस्थिति के लोगों में क्या होगा, समान कानून होगा। जब परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी तो कानून भी चेंज हो जाएगा। ये बात दोस्तों में बोली गई है। तो आर्टिकल 14 के आधार पर कहते हैं कि भाई जब आपने आर्टिकल 14 में कहा है कि अकॉर्डिंग, परिस्थितियां देखकर होगा, कंडीशंस देखकर होगा, उसको ध्यान रखना है। इसके अलावा बेटा समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि आपका कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। आप कॉन्करेंट लिस्ट में बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कानून बनाएगी तो पूरे देश में लागू होगा, स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी तो उसी स्टेट में लागू होगा। इसमें समस्या यह है कि भाई मान लो सेंटर ने कानून बनाया, गतिरोध उत्पन्न हुआ स्टेट और सेंटर का, तो एक नए विवाद को, केंद्र राज्य के बीच में नए विवाद को उत्पन्न करेगा। तो क्यों इसको मुद्दे को छेड़ रहे हो, इससे क्या होगा, नए विवाद उत्पन्न होंगे। अलग अलग राज्यों की कंडीशंस अलग अलग हैं। जैसे हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, अब नॉर्थ ईस्ट के बेटा पूरा ही मैटर अलग है। वहां पर आप देखेंगे पितृसत्तात्मक, पेट्रोरिक नहीं बल्कि वहां पर मात्र सत्तात्मक समाज आपको देखने को मिलेगा। कई राज्य तो ऐसे यहाँ पर आपको मात्र सत्तात्मक समाज देखने को मिलेगा, वहां की व्यवस्थाएं अलग हैं। कई जगह तो आपको देखने को मिलेगा कि एक पति कई पत्नियां रख रहा है, एक पति पत्नी के कई पति हैं। इस तरह की भी बहुत सारी परंपराएं आपको देखने को मिलेंगी। और खासतौर से हम देखें जो अनुसूचित जनजाति समाज है, जो अनुसूची 5, अनुसूची 6 है। अब अनुसूचित 6 के जो क्षेत्र हैं तो सीआरपीसी लागू ही नहीं होता है, कि वहां पर फिर कैसे आप लाएंगे यूनिफॉर्मिटी, वहां पर कैसे लगाएंगे यूसीसी, उनके लिए कैसे नियम होंगे। तो वो उसका विरोध करते हैं, भाई एक ला ही नहीं सकते आप नॉर्थ ईस्ट में कैसे लेकर आएंगे, और अनुसूची 5 अनुसूची 6 में कैसे लेकर आएंगे, वो उसका बेटा विरोध करते हैं। तो कुल मिला के बात यह है, ये विपक्ष के तर्क है। लेकिन बात आती है दोस्तों कंक्लूजन में, हम लोग क्या कहें कि हम यूसीसी का पक्ष लें या हम उसके विरोध में खड़े हों। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा पहले जाऊं, अगर हम हिंदू विवाह अधिनियम में भी जाते हैं तो ऐसा मत सोचिएगा कि 1955 में जब ये हिंदू विवाह अधिनियम आया तो ये बहुत आसानी से आ गया। बहुत सारी प्रथाएं थी जो हिंदू धर्म के, उस कानून के माध्यम से समाप्त की गई।
चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो विधवा विवाह की बातें हो, तमाम तरह की चीजें थी उसके अंदर समाप्त की गई, खत्म की गई। और उस समय बेटा बहुत प्रदर्शन हुए थे, बहुत प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन नेहरू जी ने कराया कि नहीं भाई करना है तो विरोध तो होगा। जब हिंदू विवाह अधिनियम में भी हुआ तो यूसीसी आएगा तो उसमें भी होगा। कुछ लोग इसमें बोलते हैं कि नहीं देखो ये तो नैतिकता का विषय है, लोगों को अवेयर किया जाए, एजुकेशन दी जाए, डिस्कशन किया जाए, कॉमन कंसर्न बनाया जाए। अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, लोगों को जागरूक बनाया जाए, सब किया जाए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर लोग इतने ही अच्छे हो जाएं सब, कोई भी बात करें, तो फिर तो लोगों की जरूरत नहीं, फिर तो गांधीवादी वाला तरीका बन जाएगा, एकदम दार्शनिक तरीके में चले जाएंगे, फिलोसफी की दुनिया में चले जाएंगे कि सब लोग अच्छे हो जाएं, कोई लोग ऐसा हो सकता है क्या, संभव है क्या? नहीं भाई, लो इसलिए ही है क्योंकि लोग इथिकल वैल्यू वाले नहीं है, मोरल नहीं है। अगर लोग नैतिक हो जाएं तो कानून की जरूरत ही ना हो। गांधी जी कहते थे कि जिस दिन मन के हृदय के अंदर का ईश्वर जाग जाएगा, यानी कि आपके अंदर जो ईश्वर बैठा है वो आ जाए, मतलब जाग जाएगा, मतलब वो सामने आ जाएगा, उसको जो ढका हुआ है ईश्वर बैठा है अंदर, वो तो नैतिकता से भरा पड़ा है, लेकिन वो पर्दा जो है, अज्ञानता का पर्दा जो है वो हटाना है। लेकिन वो हटता है क्या लोगों का? नहीं भाई। आप देखिए प्राचीन समय से लेकर वर्तमान तक आ जाइए, राज्य का जन्म इसलिए हुआ था कि जब मत्स्य न्याय प्रचलित था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो राज्य बनाया किसके लिए? लो के लिए बनाया गया, कानून के लिए बनाया गया, व्यवस्था के लिए बनाया गया। लो क्या देती है? व्यवस्था देता है। कानून क्या देता है? व्यवस्था देता है, सिस्टम देता है। तो नैतिकता ये बहुत इनप्रैक्टिकल सी बातें होती हैं कि हम सब लोग नैतिक हो जाएंगे, सब लोग अच्छे हो जाएंगे। भाई आपने काला चश्मा लगा लिया, आपको दिख रही है, दिन में रात दिख रही है, आपको दिख रही है, लेकिन सबने तो चश्मा का, कोई लाल लगा के घूम रहा है, कोई पीला, कोई नीला, अलग अलग सबके क्या है, गॉगल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग दुनिया देखेंगे। तो आप इसी बात का स्टैंड लेंगे कि सर कानून बनना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरे अच्छे से कानून बनना चाहिए। लेकिन ध्यान ये रहे, इसमें आप जब भी इस पर आंसर लिखें तो उसको धार्मिक एंगल से नहीं, सामाजिक सुधार से लिखें, सोशल रिफॉर्म से लिखें, महिलाओं की स्थिति को देखते हुए लिखें, राष्ट्र की यूनिटी इंटीग्रिटी को देखते हुए लिखें। तो निष्कर्ष में ध्यान रखना बच्चों कि किसी भी तरीके से आपको क्या नहीं करना है, आपको धार्मिक एंगल से नहीं बल्कि इस एंगल से सोच के दिखाना है। और कोशिश करें कि समाज के सभी वर्गों को, हल्का सा ये भी जिक्र करें कि एकदम बहुत स्ट्रिक्टली नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ये भी हम दिखाएं कि नहीं, समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें। लेकिन लो जरूरी है, इसको आप लेंगे। और रही बात नॉर्थ ईस्ट की, अब जैसे कानून की रूपरेखा बनेगी, अब अनुसूची 5 या अनुसूची 6 है, जब वो पूरा ही एरिया अलग है, उसको पूरा अलग तरीके से रखा गया है, तो अनुसूचित जनजाति समाज पूरे कॉमन स्ट्रीम में नहीं जुड़ा है, तो उसके लिए नियम अलग हैं। लेकिन जो कॉमन स्ट्रीम में जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए तो नियम एक से होने चाहिए। अब ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। अब जैसे जम्मू कश्मीर की 370 खत्म हुआ, तो उसको किस वजह से, अगर 370 को स्पेशल, मतलब कश्मीर को अगर स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, तो फिर पंजाब को क्यों नहीं, हरियाणा को क्यों नहीं, यूपी को क्यों नहीं, गुजरात को क्यों नहीं, महाराष्ट्र को, सबको मिलना चाहिए स्पेशल स्टेटस। स्पेशल क्यों, किस वजह से? भाई एसटी कम्युनिटी का मामला अलग है, विषय अलग है, वो कॉमन स्ट्रीम से नहीं जुड़े हैं, तो कॉमन स्ट्रीम में जोड़ा जाएगा तो बाद में देखी जाएगी। 50 साल लगे, 100 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, अब ना सब चीज ठीक हो जाएंगी। तो वो तर्क, यानी कि हम जो बात करें कि हम एसटी वाला तर्क रखें, वो तर्क यहां पर उचित नहीं लगता है, किसी भी तरीके से रैशनल नहीं है।